अब से कुछ देर बाद ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सुबह 8:38 से शुरू होने वाला ये ग्रहण सुबह 11:21 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के चलते ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण क्या कहता है, इस पर हम अपने गेस्ट से करेंगे बात, लेकिन पहले देखिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। दो 2020 की एक और खगोलीय घटना। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण आज। गुरु पूर्णिमा के संयोग का साथ। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन आज इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया होने के चलते ये भारत में नहीं दिखाई देगा, लिहाजा इस चंद्र ग्रहण से पूर्व लगने वाला सूतक काल मान्य नहीं होगा, यानी किसी भी तरह के शुभ कार्य वर्जित नहीं होंगे। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण एशिया के कुछ हिस्से, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। बता दें कि सुबह 8:38 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। इसका परमग्रास सुबह 9:59 पर है और सुबह 11:21 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा, यानी कुल 2 घंटा 43 मिनट 24 सेकंड तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। अब पहले ये जान लीजिए कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है। दरअसल ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो लगभग हर साल होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है तो इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, जो बेहद प्रभावशाली माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की पूरी छाया न पड़कर केवल आंशिक रूप से पड़े, तब पृथ्वी की आंशिक छाया पड़ने से आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है। ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिससे उसकी छवि यानी रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। इससे चंद्रमा का प्रभाव कमजोर दिखने लगता है। ग्रहण की इसी दशा को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आज का चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण ही है, जिसमें सूतक नहीं माना जाता है, यानी कुछ करने पर कोई दोष नहीं रहता। इस दौरान किसी भी तरह के पूजा पाठ की मनाही नहीं है। इस तरह के चंद्र ग्रहण के दौरान जागने की भी पाबंदी नहीं है। इस चंद्र ग्रहण को देखने की भी कोई मनाही नहीं है। इस दौरान आप भोजन कर सकते हैं, सामान्य रूप से दिनचर्या जारी रख सकते हैं। इस साल 10 जनवरी और 5 जून के बाद ये तीसरा चंद्र ग्रहण है और आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आखिर ये चंद्र ग्रहण क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निमेश कपूर जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन हैं, वो भी वैज्ञानिक हैं। पंडित दीपक दुबे, जो कि ज्योतिषी हैं, और साथ ही पंडित अजय भांबी जी, वो भी ज्योतिषी हैं। इन सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। देखिए, शुरुआत हो रही है सुबह 8:38 पर और परम ग्रास जो है वो सुबह 9:59 पर होगा। समाप्ति सुबह 11:21 पर होगी। तो निमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? निमेश जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, ये जो, ठीक है, वेंकटेश्वरन जी है हमारे साथ। वेंकटेश्वरन जी, ये जो हम जिसको कहते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स, इसका मतलब क्या है? ये लोगों के, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें भारत में दिखाई नहीं देगा, तो भारत में नहीं दिखाई देने से क्या फर्क पड़ता है? क्या साइंटिस्ट जो स्टडी करना चाहते हैं इस दौरान, क्या हम कर पाएंगे? ओके। नंबर 1, ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स नहीं है, ये पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स है। ओके। इसके अंतर्गत के डिफरेंस है।
सो ये पेनम्बरा अंबरा क्या है हम समझना जरूरी है ये समझने के लिए। आप कोई भी लाइट रोशनी के नीचे आप खड़ा होने के समय आप देख सकता है दो तरीके से छाया गिर रहा है। एक छाया आपको देख सकता है गहरे रूप में होता है, इट इज वेरी डार्क, इट इज वेरी डार्क एंड उसके आसपास आप देख सकता है थोड़ा लाइट ग्रे में आपको छाया दिख सकता है। दो तरीके से छाया दिख सकता है। सो आप डार्क से अंदर चांद घुसने के समय आपको पार्शियल लूनर इक्लिप्स नहीं तो पूरा लूनर इक्लिप्स, पूर्ण लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण होता है। ये दैट डिफ्यूज्ड शैडो के अंदर ये जलने के समय इसको हम पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स बोलता हूं। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स को आप देखता तो उतना डिफरेंस ही आप नहीं समझ पाएगा। मतलब इतना हल्का होगा वो छाया दैट आपको ये पता ही नहीं चलेगा दैट इस छाया में कोई अंतर्गत है। सो ये पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स है। ये पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स देखना नहीं देखना वैज्ञानिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी दुनिया में वैज्ञानिक इकट्ठा काम कर रहा है। सो उधर आपको टाइमिंग मेजर करना ये करना है तो उधर वैज्ञानिक लोग इसको अध्ययन करेगा। आजकल इसका अध्ययन अलग तरीके से होता है, पहला टाइम में डिफरेंट था। आजकल उसका टाइमिंग वाइमिंग देखना है, कितना बजे एग्जैक्टली शुरू हो रहा है, कितना बजे मैक्सिमम हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन से बराबर हो रहा है नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए उधर लोकल वाला ये कर देगा। ठीक है। दीपक दुबे, ये मैंने पढ़ा था कि ये कुछ इसका धनु राशि से कुछ लेना देना है इस चंद्र ग्रहण का, जिसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण बोल सकते हैं या फिर पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स जैसा कि बता रहे हैं वेंकटेश्वरन जी। इससे बाकी राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि में लग रहा है, जैसा वैज्ञानिक साहब ने भी कहा कि जो है वो उतना प्रभावशाली नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि जो गैप है केतु और चंद्रमा में जो हम लोग देखते हैं प्लैनेट के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा है। राशि धनु ही हो रही है, धनु राशि में लग रहा है, और भारतीय समय अनुसार जब यह लग रहा है तो सिंह लग्न हो रही है, तो इसलिए कुछ प्रभाव तो पड़ता है। चंद्रमा का जो है प्रभाव पड़ेगा, मानसिक रूप से पड़ता है, इमोशनली पड़ता है, और बाकी राशियों पर जिन जिन भाव में होगा उसके हिसाब से जो है वो ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा कि किसके किस भाव में लग रहा है। तो अगर समय हो आप बताएं तो मैं बाकी राशियों के बारे में बताऊं कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक एक करके 3 राशियों के बारे में आप अभी बता दीजिए, बाकी राशियों के बारे में अजय भांबे जी से जान लूंगी। ठीक है। धनु राशि में यह लग रहा है तो सब मैं मेष से देख लेता हूँ। मेष के लिए भाग्य स्थान पर लगेगा, और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, 6-8 का संबंध भी बना रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और भाग्य के मामले में कुछ कठिनाई जो है उत्पन्न होगी। हो सकता है कि कुछ अचानक कोई काम बनते बनते रुक जाए, कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, कोई शुभ समाचार मिलने वाला हो उसमें रुकावट आए, और पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का योग यह ग्रहण क्रिएट करेगा। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह ग्रहण लग रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ग्रहण का प्रभाव, और तीसरे भाव के स्वामी है, तो जो भाई बहन है उनके लिए थोड़ा कष्टकारी, और उसके सेहत के लिए भी कुछ न कुछ समस्या यह ग्रहण उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्तम भाव में लग रहा है। धन हानि की संभावना बनेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, और आने वाले कम से कम 15-20 दिनों तक किसी साझेदारी इत्यादि में या कोई नया कार्य व्यापार जो है वो व्यक्ति को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जी अजय भांबे जी, किस तरह का असर आप देखते हैं कि लोगों के जीवन पर पड़ सकता है? भांबे जी, आवाज आ रही है आपको? अजय भांबे जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ निमेश जी भी जुड़ चुके हैं, वैज्ञानिक हैं। निमेश जी, विज्ञान जगत इस तरह का जो लूनर एक्लिप्स होता है उसको किस तरह से देखता है? क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं ऐसे समय पर? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये वेंकटेश्वरन साहब भी पहले शायद बता चुके होंगे। मैं अभी कुछ देर अभी जुड़ा हूं तो मैं सुन नहीं पाया अभी तक क्या चर्चा हुई है। तो मैं ये बता दूं कि कोई भी ग्रहण होता है, वो चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसका
विज्ञान की भाषा में बोलें तो कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं होता, और ये एक खगोलीय घटना है जिसको हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, और एक सामान्य खगोलीय घटना है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी दो ग्रह के बीच में एक ग्रह आ जाता है तो उसके हम इस घटना को ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये परिक्रमा पथ हमें पता है कि अपने अपने पथ पर जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का हम ये बोल दें कि वो राशियों पर ये प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पर ये पड़ेगा, इसका अगर कोई वैज्ञानिक विश्लेषण है, कोई इसमें रिसर्च हुई है, उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, और वो रिसर्च किसी पेपर में पब्लिश हुई है, तो बात मानी जा सकती है। अदरवाइज इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार मेरी नज़र में नहीं है, और मेरे पास यही कहूँगा कि इसको हम एक खगोलीय घटना के तौर पे देखें। तो ये खगोलीय घटना जो है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से विज्ञान के जगत में किसी तरह का कुछ हमें स्टडी करने को लेकर, रिसर्च करने को लेकर फायदा नहीं करती क्या? हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि आपको बता दें कि ये 1868 अगर मुझे सन सही याद आ रहा है, उस समय यानसेन एक फ्रांसीसी खगोलविद थे, वो भारत आए थे 18 अगस्त को, और उन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान ये खोज की थी कि सूरज में हीलियम पाई जाती है, और वो भारत से खोज हुई थी, गुंटूर से, आंध्र प्रदेश। तो बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, और ये प्रयोग मौका देते हैं वैज्ञानिकों को सूरज और चंद्रमा के और बारीक अध्ययन का। तो ये तो वैज्ञानिक अध्ययन तो होते हैं, उसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और ये जब भी ग्रहण होते हैं तो ये भी जैसे कहा गया अभी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण था, तो उसमें भी कहा गया कि ग्रहण के समय खिड़की दरवाजे बंद कर लें। अभी भी कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के समय आप खिड़की दरवाजे बंद कर लें, घर में बैठे। तो ऐसा मत करें, ये अंधविश्वास है, मिथक है, इससे हमें बाहर आने की जरूरत है। और सूरज को हम कभी भी देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि सूर्य को आप सीधे कभी मत देखें। तो सूरज को हमेशा सोलर फिल्टर लगा कर देखें, या उसके लिए पर्टिकुलर जो वेल्डिंग ग्लास आता है वो लगा के देखें, चाहे वो ग्रहण हो रहा हो या सामान्य कोई भी दिन का सूरज आप देखें। तो उसी तरह से चंद्र ग्रहण में भी जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उनसे हमको बचने की जरूरत है, और अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है, और चीजों को समझने की जरूरत है। ये विज्ञान और ज्योतिष का हमेशा क्लैश हमेशा इस तरह से रहता ही है, इसलिए हमने दोनों पक्ष यहाँ पर रखे भी हैं। भाभी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद भाभी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक दुबे जी, एक सवाल जो जहन में आ रहा है कि जो चीज अभी यहाँ दिखेगी नहीं, उसका असर हमारे ग्रहों पे या हमारी राशियों पर क्यों पड़ेगा, जो कि भारत में रहते हैं? इसका क्या जो है एक्सप्लेनेशन है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसे प्रश्न जो है वो मैं चाहता हूं कि लोग पूछें राशिफल के अलावा। होता क्या है कि पहली बात तो यह है कि वैज्ञानिक हमेशा खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो साइंस उसको अभी नहीं देखता है, उसे मानता है, लेकिन ज्योतिष शुरू से फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करता है। राशियों का कॉन्सेप्ट ज्योतिष में है, वो विज्ञान का हिस्सा नहीं है, तो ये चलता रहेगा। वो मेरी समझ से खंडन करने के बजाय उस पर शोध करने की आवश्यकता है। ऐसे तो साइंस में भी बहुत सी चीजें हम लोग खंडन करने की बात कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह कि दिखाई नहीं देगा तो क्या असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कोई चीज अगर दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नहीं है। यहाँ जो ज्योतिष में जो चंद्रमा, मंगल या सूर्य का जो तात्पर्य होता है ज्योतिष में हम लोगों के, वो सीधे उस ग्रह या उस ग्रह के आकार से नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित एनर्जी से होता है। हम लोगों के पास अभी शोध का उतना व्यवस्था नहीं जितना वैज्ञानिकों के पास सरकारें जो है वो सहयोग करती है। हम लोगों के पास तो कोई ज्योतिष का साधन नहीं है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है पिछले हजारों साल से, उसमें हम लोग ग्रहों का जो नवग्रह का मतलब क्या है कि हम लोगों के शरीर के अंदर किस तत्व की एनर्जी किस प्रकार की है, कॉम्बिनेशन किस प्रकार का है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक, औषधि का कारक, जल का कारक, कई चीजों का कारक है। तो हमारे दृष्टिकोण से जब यह प्रभावित होता है तो हमारे मन पर, विचार पर, हमारी चीजों पर जो उससे संबंधित एनर्जी है वो अफेक्टेड होती है। अब कहेंगे नाप के दिखाइए, तो भाई आप इतनी व्यवस्था सरकार हमें नहीं दे रही है। अगर हम लोगों के पास भी कोई रिसर्च सेंटर हो एस्ट्रोलॉजी का, तो हम लोग भी उस पर आगे कुछ बात करें। लेकिन जहां तक रिसर्च की बात है, हम लोग दिसंबर से सैकड़ों प्रेडिक्शन उठा के देख लीजिए, जहां पर बताया गया है कि नहीं
इसका प्रभाव जो है वो इस तरह आने वाले समय में पड़ने वाला है। जी, तो थोड़ा अजय उसको भाभी जी भी समझने जुड़ की गए हैं। जरूरत दीपक है। जी, हाँ, अंडर अजय की भाभी वजह जी, उसको ये समझने की जो जरूरत कहा जा रहा है जी। कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर ये उपछाया चंद्र ग्रहण हो रहा है, ये दोनों चीजें जब एक साथ हो गई हैं, इसका किस तरह का प्रभाव देखते हैं आप? मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं जो आपका विषय चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आजकल साइंस ने कुछ नई तरक्की की है और साइंस कुछ इस पे बात कर रहा है। उन्होंने काफी मून पे खोज की है। जो लेटेस्ट खोज है मैं बताता हूँ, शायद साइंटिस्ट लोगों का वहाँ ध्यान ना गया हो। वो ये बोलते हैं कि जो चंद्रमा है, इट इज द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेनेट ऑन द अर्थ, और इसका जो फॉर्मेशन है ये बड़ा मिस्टीरियस है। ये साइंस बोलती है, हम नहीं बोलते। हम तो बोल ही रहे हैं जो हमको बोलना है। साइंस बोलती है कि मून की हिस्ट्री बताते हैं वो कि चंद्रमा जो सैटेलाइट है, आई एम टॉकिंग प्योर साइंस, ये जो सैटेलाइट है, हम इसको सैटेलाइट ही तो बोलते हैं, पृथ्वी का सैटेलाइट, तो ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ऐसे सैटेलाइट नहीं है और ग्रहों के। नंबर 1। नंबर 2, ये जो चंद्रमा है एक तरफ हमको दिखता है, दूसरी तरफ नहीं दिखता। तो दूसरी मिस्ट्री, हमको जहां चंद्रमा दिखता है एक तरफ दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ वी हैव नो आइडिया मून का जो डार्क साइड है वो क्या है, साइंस भी नहीं जानता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देन आई विल कम टू आपने जो प्रश्न पूछा। तीसरी बात, इसकी जो हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री बता, साइंस हिस्ट्री बोलता है। वेंकटेश्वर जी, आऊंगी आपके पास क्योंकि आप खंडन कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा पूरी। तो क्योंकि उससे क्या होगा, साइंटिस्ट भी जो हमको अपोज करते हैं आज के बाद अपोज नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कि हम टॉकिंग प्योर साइंस, हम नॉट टॉकिंग ज्योतिष की बात तो दूसरे कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो साइंस ये बोलता है कि ये बहुत बड़ा सैटेलाइट है और इसका दूसरा पार्ट हमको दिखता नहीं है, और ये अपनी धुरी पे नहीं घूमता, जबकि पृथ्वी पे हमारी 23 डिग्री धुरी पे घूमती है। और जब ये धुरी घूमती है तो उसके चक्कर में मून अपनी धुरी पे नहीं घूमता, लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो उससे सीजन सारे बनते हैं, उससे सारे वेदर्स चेंज होते हैं, उसी से समुद्र में टाइड्स आते हैं, उसी आई एम टॉकिंग प्योर साइंस। तो कहता है कि चंद्रमा का हर मूवमेंट हर किसी को, वनस्पति को, पानी को, इसको, उसको, बिल्कुल, ये आपका एक सवाल है जो मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि जब वो टाइड्स तक को खींच लेता है तो हमारा शरीर भी तो कितना हद तक पानी से बना हुआ है, हमारे शरीर को क्यों नहीं वो प्रभावित करेगा? बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, और ये सवालों का जवाब लेने के बाद मैं चाहूंगी आप लोग राशियों पे जरूर आए, क्योंकि कई सारे दर्शक हैं जो कि मानते हैं इसको, और वो अपनी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।